है तो अब हम लोग शुरू कर देते हैं। 222C ये भी डीम्ड डिविडेंड है। सेक्शन 222C 222C चलिए तो देखो 222C ना कंबाइन होके एग्जाम में पूछेगा और नॉर्मल तरीके से भी पूछ सकता है, और ये मर्ज करेगा सेक्शन 46 से, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है ना। कंबाइन होके 6 से 8 नंबर का कैपिटल गेन का प्लस 222C के एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या कहानी होगी, देखिए समझना। आप लोगों को मैंने क्लास में एक लाइन रटवा दी थी, समझा के रटवाया था कि अगर कोई कंपनी, यहां पे याद रखिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे, मतलब 222C अप्लाई होगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन का केस नहीं है तो 222C आएगा ही नहीं। 222C का जो डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन है वो तभी अप्लाई होगा जब एक कंपनी लिक्विडेशन में गई होगी। तो अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा अंडर सेक्शन 222C इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर इसको अदर सोर्स की इनकम बनाएगा और स्लैब रेट से टैक्स करेगा। अगर शेयर होल्डर स्लैब रेट वाला है तो, अगर कंपनी है तो कंपनी के रेट से, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के रेट से, डिपेंड करता है कि एसएससी का नेचर क्या है। आ रहा है समझ में। जैसे एग्जांपल देखो, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और ये अंडर लिक्विडेशन है, ये अंडर लिक्विडेशन है। इस कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है सपोज 40 लाख रुपीस। कोई लायबिलिटी नहीं है, याद रखिए लायबिलिटी होगी उसको घटा के तब देखेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर में वही बटता है जो बाकी लोगों के बांटने के बाद बच जाता है, फ्री रिजर्व है ना। अच्छा यहां पे याद रखिएगा, अगर कैपिटलाइज भी हो गया है कोई अमाउंट तो कैपिटलाइज वाले अमाउंट को हटाना नहीं है। जब 222C हम लोग पढ़ते हैं एक्ट में तो वहां लिखा है वेदर कैपिटलाइज और नॉट, और 222E में कहता है एक्सक्लूड कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो हमने 222E में कैपिटलाइज प्रॉफिट को एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन यहां पे मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि आउट ऑफ 40 लाख 10 लाख कैपिटलाइज, कुछ नहीं करना, आपको 40 ही रखना है। आप उसमें से 10 लाख लेस नहीं करोगे, वो सिर्फ 222E में करना होता है। यहां पे चाहे वो कैपिटलाइज हो या कैपिटलाइज ना हो, हमको सारा लेना होता है, ध्यान रखना, बड़ा क्रूशियल है। तो अगर 40 लाख का रिजर्व सरप्लस है, कंपनी का एक शेयर होल्डर है, इसके पास इसने 1/7/2018 को इस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदे थे एट द रेट ऑफ 230 ईच, ठीक है। 230 रुपए के भाव पे इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। अब बताइए कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, सारी लायबिलिटी लिक्विडेशन में है, जा रही है नहीं है, और सारे लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा चुका है, सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब ये पैसा शेयर होल्डर का है, तो बताइए शेयर होल्डर में बटेगा, प्लस कंपनी के पास जो भी एसेट्स होंगे वो इस शेयर होल्डर में बांटे जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ शेयर्स है। मान लीजिए कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है या टोटल शेयर्स हैं कंपनी के 1 लाख हैं, कंपनी के इश्यूड शेयर्स जो है ना वो 1 लाख हैं। मतलब इस शेयर होल्डर के पास, मान लो इस शेयर होल्डर का नाम आर है,
आर के पास कंपनी का 10% होल्डिंग है। कंपनी के टोटल इश्यूड शेयर है 1 लाख, आर के पास 10,000, तो 10% है ना। अब देखो ये कंपनी को मालूम है कि अब इस शेयर्स की वैल्यू 0 होने वाली है क्योंकि कंपनी लिक्विडेशन में है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कुछ एसेट्स या पैसा शेयर होल्डर को दे दिया उस शेयर के बदले में। अब बताओ सेक्शन 2 क्लॉज 47 क्या बोलता था, किसी को याद है? सेक्शन 2 क्लॉज 47, 2 क्लॉज 47 किस चीज का है, किसी को याद है? किसी बच्चे को याद है? 2 क्लॉज 47 किसी बच्चे को याद है? किस चीज की डेफिनेशन थी? ट्रांसफर की। कैपिटल गेन में 2 क्लॉज 47 में हम ट्रांसफर पढ़ते थे और ट्रांसफर में बोलता था रिलिक्विशमेंट और एक्सटेंगिजमेंट ऑफ राइट, है ना, को भी हम ट्रांसफर मानेंगे। अब बताइए लिक्विडेशन के बाद इस शेयर की कोई वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू नहीं, कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है, उसके शेयर्स का क्या फायदा? तो इसको ना हम ट्रांसफर मान लेते हैं और इसके बदले में कंपनी जो भी शेयर होल्डर को देगी उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हैं। लेकिन देखो क्या हुआ, मान लीजिए कंपनी ने इस शेयर होल्डर को कुछ पैसे दिए, मनी रिसीव किया इसने, या हो सकता है पैसे की जगह कोई एसेट दे दिया, तो हम उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। मान लीजिए कंपनी ने इनको 5 लाख रुपए दिए और एक लैंड दे दिया, एक बिल्डिंग दे दी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख है, ऐसे कर लेते हैं 10 लाख है। तो बताइए इन शेयर्स के बदले में कंपनी ने इनको क्या दिया? 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया। अब देखो लिक्विडेशन का केस है, लिक्विडेशन का केस है, कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी है, तो यहां डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी आएगा। याद रखना, अगर लिक्विडेशन का केस है और कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस है तो डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी 222C। देखिए हम यहां से घटा लेंगे डीम डिविडेंड क्योंकि ये अदर सोर्स में टैक्स होता है और हम कैपिटल गेन निकालेंगे उन शेयर्स के बदले में। तो डिविडेंड वाला पोर्शन कहां चला जाएगा? अदर सोर्स में, और बाकी हम एनालिसिस करेंगे कैपिटल गेन में। डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C कितना लिया जाए? तो अब चलिए 222C पढ़ते हैं। आपको अभी भी याद होगा कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस उस शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड बन जाता है। देखिएगा 40 लाख रुपए का 40 लाख रुपए का रिजर्व सरप्लस है और इनके पास 10% शेयर्स हैं, तो बताइए इस 40 लाख में कितना हिस्सा इनका? 40 लाख का डीम डिविडेंड, इनके पास 10,000 शेयर्स हैं और टोटल शेयर्स 1 लाख है। तो बताइए 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया डीम डिविडेंड का हम यहां से हटा लेंगे। माइनस करने के पीछे लॉजिक यही है, माइनस करने का मतलब ये नहीं कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इस पे हम टैक्स लगाएंगे कहां पे जाके? अदर सोर्स में, और यहां ले लेंगे, ये होगा हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 11 लाख। ये जो 4 लाख है इसको हम टैक्सेबल करेंगे। अंडर हेड अदर सोर्सेस एट स्लैब रेट, अगर एसएससी इंडिविजुअल है तो, अगर कोई और एसएससी है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है नॉर्मल इनकम के केस में वो अप्लाई कर देंगे। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फ्री का क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिए। अगर लिक्विडेशन का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस है, तो याद रखिए 46 और 222C आ चुका है। 222C क्या कहता है? अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे
अपने शेयर होल्डर को, याद रखिए यहां सच शेयर होल्डर लोन एडवांस वाली कोई कहानी नहीं है। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस, उस शेयर होल्डर के हाथ में डिम डिविडेंड बन जाएगा 222C के अंदर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, सारा रिजर्व सरप्लस नहीं बनेगा 222E की तरह, यहां पे बनेगा जितना उस शेयर होल्डर का शेयर होल्डिंग होगा उस कंपनी में, क्योंकि याद करो लिक्विडेशन के टाइम पे तो जितने शेयर होल्डर हैं सबको कुछ ना कुछ मिलेगा उनके शेयर होल्डिंग के बेसिस पे। तो यहां पे हम जितना परसेंटेज शेयर होल्डर का होगा वो निकालेंगे। तो 1 लाख टोटल शेयर्स थे कंपनी के, 10,000 आर के पास था, तो 4 लाख रुपया उसका हिस्सा आ गया रिजर्व सरप्लस में, जो कि डिम डिविडेंड के नाम से जाना जाएगा, और ये चला जाएगा अदर सोर्स में। अब देखिए ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। ये पैसा 11 लाख आपको क्यों मिला भाई? ये उन शेयर्स के बदले में मिला जो अब आपके खत्म हो जाएंगे ड्यू टू लिक्विडेशन। अब देखो आपने परचेज कब किया था दोस्त? आपने परचेज किया था 2018 में, तो बताइए लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, तो हम यहां माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे आप लोग लॉन्ग टर्म के केस में निकालते थे। देखिए 10,000 शेयर हैं 230 के भाव पे, 10,000 शेयर हैं 230 के भाव पे, 22-23 में लिक्विडेशन हो रहा है, तो बताइए 331, और आपने इसको एक्वायर किया था 1/7/18, तो 18-19 का इंडेक्स आप 18-19 के इंडेक्स से आप डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन बन जाएगा। और इसके नीचे अगर अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाएगा। देखिए ध्यान से, मुदित ने बताया 280 कर लोगे आप लोग, अब तो इतने स्मार्ट हो गए होंगे आप लोग, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो स्वयंवर है। बताइए, तो 222C along विद कैपिटल गेन समझ में आया? एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसके ऊपर, तो ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना। बोलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोल रहे हैं मुदित, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 16,18,929 देखिए तो 222C लिक्विडेशन के केस में अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो एसेट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, सिर्फ वो शेयर्स का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही नहीं होता, हो सकता है वहां 222C की एप्लीकेबिलिटी हो जाए। और वो कब होगा? जब कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस होगा। तो अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस उस शेयर होल्डर के हाथ में डिम डिविडेंड बन जाएगा 222C। तो जो अमाउंट मिला डिम डिविडेंड वाले को हटा लेंगे, क्योंकि वो अदर सोर्स का एलिमेंट है, और जो बैलेंस बच जाएगा वो हमारे कैपिटल गेन में असेस हो जाएगा एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मान लीजिए ये जो एसेट आपको मिला है, ये जो एसेट आपको मिली है, इसको अगर आप फ्यूचर में सेल करते हो, तो बताइए इसकी कॉस्ट की क्या ली जाएगी एसेट की? 10 लाख। यहां पे 222C या कोई और एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर इस एसेट को आप फ्यूचर में कभी बेचते भी हो, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा?
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। 10 लाख उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली गई थी, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा जब आप फ्यूचर में उसको कभी सेल करते हो। बताइए, आइए जरा देख लें 222C। 222C देखिए, देखिए ये रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू द शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट होना चाहिए, शेयर होल्डर को होना चाहिए, लिक्विडेशन के टाइम पे होना चाहिए, और कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो कैपिटलाइज हो या ना हो। इतनी सारी कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तो 222C की बात होती है। इसीलिए वो लाइन हम लोगों ने याद किया था कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर के हाथ में डिम डिविडेंड बन जाता है। ठीक, आओ जरा इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक कर ले। पढ़ा तो दिया मैंने आपको सारा, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं। Dividend include any distribution of asset by company in the event of liquidation to the extent company possesses accumulated profit whether capitalized or not. This distribution of asset include cash or in kind also. कंपनी आपको मनी के फॉर्म में भी पेमेंट कर सकती है, काइंड के फॉर्म में भी कर सकती है। In case of assets, the fair market value of asset on the date of distribution shall be taken for the purpose of computing. अभी तो हमने किया, अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। द टोटल अमाउंट रिसीव इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन वुड रिड्यूस बाय अमाउंट ऑफ, अभी हमने रिड्यूस किया ना, द टोटल अमाउंट रिसीव इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन वुड बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ डिम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C एंड द बैलेंस शुड बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इससे सिंपल ड्राफ्टिंग दोस्तों और क्या हो सकती है, आता है समझ में? सेम चीज आपको देखो कैपिटल गेन में भी होगा। हटाता हूं इस चैप्टर को मैं और आता हूं कैपिटल गेन पे फटाक से। देखिए, हम आते हैं कैपिटल गेन पे। देखो, आइए देखिए, ये रहा पेज नंबर 2.24 पे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आइए देखिए, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी 2.24, यस, दोनों कंबाइन करके पढ़ना है। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है भैया, बात खत्म। वेयर द एसेट ऑफ अ कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर ऑन इट्स लिक्विडेशन सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कंपनी के हाथ में कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं, जो होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में होगा। देखो क्या होगा शेयर होल्डर के हाथ में, वेयर अ शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी रिसीव एनी मनी और अदर एसेट फ्रॉम द कंपनी he shall be chargeable to income tax under this head for such receipt। मतलब शेयर होल्डर के हाथ में हम कैपिटल गेन निकालेंगे। सेल कंसीडरेशन क्या लेंगे कैपिटल गेन में, तो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन लेस डिम डिविडेंड। हां, जो पैसा कंपनी ने दिया है उसमें अगर डिम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट लग जाता है तो उसको हटा लेंगे, जो बैलेंस होगा उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान के यहां पे कैपिटल गेन निकल जाएगा, और जितना हम 222C में हटाएंगे उसको हम कहां लेके चले जाएंगे, अदर सोर्स में, और वहां पे टैक्स कर लेंगे।
पीरियड ऑफ होल्डिंग याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, लिक्विडेशन के डेट ऑफ लिक्विडेशन के बाद के पीरियड को इग्नोर करते हैं। जिस दिन आपको शेयर अलॉट हुआ है वहां से लेके डेट ऑफ लिक्विडेशन तक देखेंगे, लिक्विडेशन के बाद के टाइम को हम एक्सक्लूड कर देंगे। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट रिसीव एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट रिसीव इन लिक्विडेशन shall be its fair market value on the date of distribution without deducting deemed dividend। हां, जो एसेट आपको मिला है अगर आप उसको फ्यूचर में बेचते हो उसकी बात कर रहा है, तो उस केस में जब आपको वो एसेट मिली थी उस टाइम जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने लिया था ना, वही उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन बन जाएगी। वहां पे डीम्ड डिविडेंड वाला कोई कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। आता है समझ में? तो ये आपका 46 + 222 सी था।